हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस भाई चौहान शर्मा। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 6 की ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 6, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, मेजर लैंड फॉर्म ऑफ अर्थ। तो इस चैप्टर को लेकर आया हूँ मैं। इसमें अब मैंने ये सोचा था कि बोर्ड पे सारा कुछ नहीं मैं शो कर पाता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको लाइन वाइज आपको बताऊंगा। एक एक लाइन बताना चाहता हूँ मैं, तो लाइन वाइज इसको समझेंगे। एक एक लाइन का अर्थ समझाऊंगा मैं इसमें एनसीईआरटी का। सब कुछ एक तरफ से समझते चलेंगे। उस उन जो भी टर्म्स आएंगे उनको हिंदी में इंग्लिश में दोनों तरह से बताता चलूँगा मैं। तो मेन मेन जो टर्म्स हैं उनकी इंग्लिश भी बताता चलूँगा आपको। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, इसको देखते हैं हम। तो अब आपने बच्चों देखा होगा कि हमारी जो पृथ्वी है, वो पृथ्वी के जो स्थल हैं वो हर जगह एक जैसी नहीं है। हर जगह अलग अलग है। कहीं तो पृथ्वी नीची है, कहीं ऊंची है, कहीं प्लेन है, इस तरह से है। तो अब ये जो स्थल हैं पृथ्वी के, ऊंचे नीचे या समतल, ये कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, इस चीज़ को हम जानेंगे। और किसको क्या बोलेंगे, ऊंचे स्थल को, नीचे स्तर को स्थल है, और प्लेन है, इन सबको हम किस किस तरह से कैसे कैसे नाम देंगे, इसको देखते हैं हम। तो ये जो स्थल हैं, ये स्थल जो बनते हैं दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। दो प्रक्रियाएं। तो देखो, एक प्रक्रिया तो होती है आंतरिक प्रक्रिया, इंटरनल प्रोसेस जो होती है। उसमें क्या होता है, ये आंतरिक प्रक्रिया है। देखो, आंतरिक प्रक्रिया मैंने इसको अंडरलाइन किया है। आंतरिक प्रक्रिया है। आंतरिक प्रक्रिया में क्या होता है कि जो पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं, मतलब हम ये जान के आपको हैरानी होगी कि हम जिस मैदान पर खड़े हैं, जिस जगह हम खड़े हैं, वो स्थिर नहीं है। उसमें लगातार धीरे धीरे गति हो रही है। तो उस मैदान में धीरे धीरे जब गति हो रही है, तो किस कारण से हो रही है, वो अंदर प्लेटों के कारण हो रही है। अंदर पृथ्वी के अंदर जो प्लेट हैं उनकी वजह से। तो ये सब चीज़ मैं बताऊंगा आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। अभी क्लास 6 का चैप्टर समझ रहे हैं, क्लास 6 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं अभी हम इसको, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब जब आगे चल के डीपली बताऊंगा मैं, सारी एनसीईआरटी खत्म करने के बाद जब डीपली बताऊंगा, तो वो वहाँ पे वैगनर महोदय की थ्योरी आएगी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वगैरह, ये सब कुछ समझेंगे हम गहराई से। तो ध्यान रखना, अभी फिलहाल इतना ही है कि ये जो होती है गति जो हो रही है इनमें, प्लेटों में गति हो रही है, तो मतलब ये स्थिर नहीं है। तो इसी की वजह से जो है क्या होता है, पृथ्वी की सतह कहीं कहीं तो बहुत नीची रह जाती है और कहीं कहीं बहुत ऊंची उठ जाती है। तो ये आंतरिक कारण होता है। ये आंतरिक कारण के बाद एक होता बाह्य कारण होता है। तो बाह्य कारण होता मतलब एक्सटर्नल प्रोसेस जो होता है, उसमें क्या होता है कि यह, देखो इसको बताता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ मैं। दूसरी प्रक्रिया जो होती है वो ये होती है बाह्य प्रक्रिया। तो स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। जो स्थल है, पृथ्वी का स्थल है, वो लगातार बनता और टूटता रहता है। लगातार का मतलब हर दिन नहीं, मतलब लॉन्ग पीरियड में ये, लेकिन कंटिन्यू है, ये कंटिन्यूटी बनी रहती है इसमें। लगातार स्थल के बनने और मतलब ये बनता है, घिस जाता है, टूट जाता है, इस तरह से जो बनने टूटने की जो प्रक्रिया है, तो वो होती है बाह्य प्रक्रिया। तो पृथ्वी की सतह के, ये देखो, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को हम बोलते हैं अपर्दन। इसको बोलते हैं हम अपर्दन। अपर्दन अपर्दन जो बोला जाता है इरोजन, ये बोला जाता है इरोजन। ठीक है, इरोजन बोला जाता है ये, इरोजन इंग्लिश है इसकी। और अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। जो अपर्दन की प्रक्रिया है उसके बाद में सतह नीचे हो जाती है। और उसके जो वो पुनः जो बनती है, मतलब वो निक्षेपण कहलाती है। निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण हो जाता है। पुनः जो निर्माण होता है उसको बोलते हैं हम निक्षेपण। निक्षेपण को बोलते हैं हम डिपोजिशन। डिपोजिशन इसको बोलेंगे हम डिपोजिशन। ठीक है, ये बोली जाती है डिपोजिशन। ठीक, वो इरोजन और ये डिपोजिशन।
तो जो निक्षेपण की प्रक्रिया उसको हम डिपोजिशन बोलते हैं, जो मतलब पुनः दोबारा से बनने की प्रक्रिया है। तो ये जो प्रक्रियाएं होती हैं किस किस के, जो हमारा जल है, वायु है और बर्फ, इनके द्वारा ये प्रक्रियाएं होती हैं। और इसी के अनुसार हम इसको जो है पर्वत, पठार और मैदानों में भी हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं कि पर्वत है, पठार है, मैदान है, इस तरह से। तो अब हम इसमें देखते हैं कि एक इसमें एनसीईआरटी में एक फिगर दी हुई है ऊपर। ये जो फिगर दी हुई है, इस फिगर में देखते हैं हम क्या है। देखो ये बहुत अच्छी फिगर दी हुई है, इसमें सभी चीज़ें बताई गई हैं, मैं हर चीज़ को बताता हूँ। फिर आगे इनको वन बाय वन जैसे आगे दे रखा है सिलेबस में, वो सब देखेंगे इसमें। तो देखो ये है, यहाँ पे ये मैं यहाँ टिक करता हूँ, ये वाला ये पठार है हमारा। इधर नीचे पठार हो गया, ये पठार है, ऊपर पर्वत है ये वाला, ये ऊपर हमारा पर्वत है। इधर ये पर्वत श्रृंखला दी हुई है इधर। तो पर्वत, ये तो पर्वत श्रृंखला और नीचे पहाड़ी है। अब मैं इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा सभी को डिफाइन करता हूँ। जो हमारी पहाड़ी होती है, पहाड़ी होती है 600 मीटर के अंडर अंडर, उसके नीचे नीचे 600 मीटर तक की हो सकती है ऊंचाई उसकी पहाड़ी की। वो आसपास के जो एरिया से ऊंची होती है पहाड़ी, आसपास के एरिया से ऊंची। और जो होता है पर्वत, पर्वत पर्वत जो होता है 600 मीटर से अधिक ऊंचाई का होता है, वो भी आसपास के एरिया से ऊंचा होता है। तो अगर देखा जाए जो हमारा पर्वत है, पर्वत का जो ऊपरी चोटी है उसका जो उसकी पीक है वो नुकीली होती है, छोटी होती है और आधार इसका चौड़ा होता है। पहाड़ी का भी इस तरह से होता है। पहाड़ी जो जब ये अधिक ऊंची नहीं होती है, तो इस पे जो जलवायु है लगभग जो वहाँ के एरिया के अनुसार जलवायु सेम होती है। और इस पे काफ़ी मतलब रहन सहन, निवास होता है लोगों का। लेकिन पहाड़ों पे स्थायी निवास नहीं हो पाता लोगों का, काफ़ी जलवायु वहाँ की कठोर जलवायु होती है। अब इसमें हम देखते हैं, पहाड़ी और पर्वत को देख लिया। ये पर्वत श्रृंखला जो है, पर्वतों की एक चेन हो गई, इनकी माउंटेन रेंज हो गई है, रेंज, माउंटेन रेंज बोलेंगे। पहाड़ी को हम हिल बोलते हैं, हिल, HILL, हिल लिख लेना अगर जरूरत पड़े तो। हिल बोलते हैं, ये माउंटेन रेंज होगी, पर्वत श्रृंखला, पर्वत हो गए माउंटेन। अब इसके बाद में ये जो है हमारा, ये येलो येलो में दिखा रखा, ये है हमारा पठार। पठार जो होता है, पठार भी आसपास के जो क्षेत्र से ऊंचा होता है, लेकिन ये जो है ऊपर का जो हिस्सा है इसका, वो नुकीला नहीं होता है, ये टेबल टॉप की तरह होता है, मतलब प्लेन होता है ऊपर से। और एक से अधिक इसके वो किनारे भी होते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं, अच्छा, पर इसको पठार को बोलते हैं हम प्लेटो, 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 PLATEAU, प्लेटो, इसको बोलते हैं प्लेटो, जो पठार है। अब इसके बाद में आ गई हमारी घाटी। घाटी होती है बेसिन, BASIN लिख लेना। तो ये नीचे जो है, ये इधर को, ये घाटी है हमारी। अब इसके बाद में, अब देखो अगर मैं घाटी को बताऊं, घाटी को अगर डिफाइन करना चाहो तो इसको बोल सकते हैं हम, दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच के गहरे भाग को, दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच के गहरे भाग को जहां से नदी का प्रवाह होता है उसको घाटी बोलते हैं हम। भूगोल में, भूगोल में अगर हम देखें तो भूगोल में नदियों के उपजाऊ मैदान को भी नदी की घाटी बोलते हैं। नदियों का जो उपजाऊ मैदान है, जिस उस नदी के द्वारा जो सिंचित मैदान है, उसको भी नदी की घाटी बोलते हैं हम। तो ये हो गया घाटी। इसके बाद में ये यहाँ पे बिल्कुल मैदान है, ये प्लेन हो गया, ये नीचे ये मैदान, ये प्लेन है। ये अब देखा जाए, ये यहाँ ये वाली ये दे रखी है सहायक नदी। सहायक नदी जो होती है, सहायक नदी वो नदी होती है जो सीधी समुद्र में या झील में जाकर नहीं मिलती है। ये क्या होती है, आगे चल के मुख्य नदी में मिल जाती है, और मुख्य नदी जाके फिर समुद्र में या झील में पहुंच जाके मिल जाती है। तो ये सीधी सीधी नहीं मिलती सागर में जाके, ये मुख्य नदी में जाके मिल जाती है, इसको हम बोलते हैं सहायक नदी। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारी आगे झील। झील को बोलते हैं हम लेक।
झील होती है हमारी लेक, लिख लेना LAKE, ये हो गई लेक, झील। अब ये जो होती है, अच्छा अब बताऊं झील क्या होती है। झील जो है जल का वह स्थिर भाग है जो चारों ओर से स्थल खंडों से घिरा होता है। ये चारों ओर से जो है स्थल खंडों से घिरा होता है जो झील है, चारों तरफ से। अब देखो इस झील को देखो, चारों तरफ से ये ऐसे इधर से इधर देखा जाए तो इधर चारों ओर से ये स्थल खंडों से घिरा हुआ है। तो ये हो गया, ये झील हो गई। तो झील की जो मुख्य विशेषता इसका खारापन होता है। तो वैसे काफ़ी झीलें ऐसी पाई जाती हैं जो मीठे पानी की होती हैं, मीठी होती हैं वो, तो मीठे पानी की झीलें भी होती हैं। वैसे इसका जो इसकी मुख्य विशेषता है इसका खारापन है। इससे आगे बढ़ते हैं हम। इसके आगे अब देखो यहाँ क्या बचा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं नीचे चल के, ये यहाँ देखो इसको, ये तो यहाँ नदी हो ही गई, ये वाली नदी रिवर, ये हो गई। इसके बाद में यहाँ आके देखते हैं हम वितरिका, वितरिका, वितरिका बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी वितरिका होती है। तो इसको बताता हूँ मैं। किसी मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी शाखा को, छोटी शाखा को बोलते हैं, जो मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी शाखा जो उसके मुहाने या डेल्टा के समीप उससे अलग हो जाती है, उससे पृथक हो जाती है नदी से। छोटी शाखा जो अलग हो जाती है। मुख्य नदी देखो, ऊपर से ये नदी, ऊपर से मुख्य नदी आ रही थी, यहाँ से इसकी शाखा हो गई है, यहाँ से ये बट गई, ये बट गई, इधर से ऐसे बट गई। तो जो छोटी शाखा वो हो गई इसकी वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरी। और इसके नीचे ही ये डेल्टा है। डेल्टा जो होता है, डेल्टा होता है नदी के मुहाने पर वह स्थान जहाँ नदी के साथ बहकर आई हुई मिट्टी और रेत के कारण छोटे छोटे से तिकोने भूखंड बन जाते हैं इसमें। यहाँ जैसे ये बने हुए, ये वाले तिकोने भूखंड से बन जाते हैं, जो नदी के द्वारा लाई गई जो मिट्टी है और इस सब के द्वारा मिट्टी विट्टी जो आती है वहाँ यहाँ आके इकट्ठी हो जाती है। तो ये हो जाता है नदी के मुहाने के पास में। अब नदी का मुहाना क्या होता है वो बताऊंगा। तो ये हो गया डेल्टा, डेल्टा के बाद में नदी का मुहाना। तो इसको बोलते हैं हम, नदी के मुहाने को बोलते हैं माउथ ऑफ रिवर, माउथ ऑफ रिवर, नदी का मुहाना, ये बोला जाता है माउथ ऑफ रिवर। अब इसको देखते हैं, नदी का मुहाना जो होता है। अब नदी मुहाना बताओ। अब देखो, सभी नदियाँ किसी ना किसी रूप में समुद्र में मिलती हैं, पता है सभी नदियाँ ज़्यादातर किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं जाकर किसी ना किसी समुद्र में जाके मिलती हैं। उस जगह खारे पानी और मीठे पानी के मिलने से नदी द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी है, मिट्टी आदि जो है जमा होने लगती है और इस कारण धीरे धीरे नदी की धारा कई भागों में बट जाती है। अब ये नदी की धारा यहाँ यहाँ पे देखी थी हमने, यहाँ पे नदी की धारा कई भागों में बट गई थी। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र को बोलते हैं माउथ ऑफ रिवर, नदी का मुहाना, या नदी का मुंह एक तरह से बोलते हैं, मुहाना हो गया ये माउथ। ये सब हो गया इधर का पार्ट पूरा ये। अब ये देखते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप जो होता है, जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ होता है, वो होता है प्रायद्वीप। तो ये भी तीन तरफ से जल से घिरा हुआ, ये प्रायद्वीप हो गया। भारत हमारा प्रायद्वीप है भारत में हमारा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या बचा, ये तट है, ये कोस्ट हो गया। इधर की साइड में अगर हम देखते हैं, इधर ये हो गया, ये जल संधि है, इधर जल संधि है, नीचे द्वीप है। द्वीप जो होता है, जैसे ये हमारा प्रायद्वीप जो था तीन तरफ से जल से घिरा था, ये जो प्रायद्वीप, ये जो हमारा द्वीप है खाली, ये हो गया चारों तरफ से जल से घिरा हुआ भूखंड, वो हो गया हमारा द्वीप। ठीक। अब जल संधि, जल संधि के बारे में देखो, यहाँ जल संधि है, ये वाली ये द्वीप के ऊपर जल संधि है, और इधर भी दे रखी जल संधि, ये वाली यहाँ जल संधि दे रखी, द्वीप के ऊपर दे रखी जल संधि। तो जल संधि क्या होती है,
तो जल संधि या जल डमरू बोल सकते हैं इसको। नदी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं इसे, जल संधि जो है नदी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता हो, दो बड़े जो वाटर बॉडीज है ना, जलाशय, तो उन दोनों को जोड़ता हो, तो उसको बोलते हैं जल संधि। तो इस जल संधि में क्या होता है कि इसमें से गुजरकर नौकाएं एक जलाशय से, एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय तक जा सकती हैं। तो ये हमारी जल संधि हो गई। और नीचे ये जो सी है ये समुद्र हो गया हमारा। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे, आगे देखते हैं आगे होता क्या है। चलो आगे बढ़ रहे हैं इसमें हम। देखो इसमें देखते हैं आगे। अब हमने ये पढ़ लिया था, दूसरी प्रक्रिया ये सब पढ़ ली थी। हाँ, अब आते हैं जो हमने इसको डिवाइड किया था, इसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया था पर्वत, पठार और मैदानों में। तो पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम, पठारों के बारे में और मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं पर्वत को। इस वाली वीडियो में हम पर्वत को पढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो पार्ट लाऊंगा मैं उसमें पठार और मैदान के बारे में समझेंगे। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं, पहले पर्वत के बारे में। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है। जो पृथ्वी की सतह है उसकी प्राकृतिक ऊंचाई पर्वत होती है। पर्वत का शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है, जैसे कि मैंने उसमें अभी थोड़ी देर पहले बताया था। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है, ये भी बता चुका मैं। तो कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं, ये बादलों से भी ऊंचे होते हैं। और जैसे जैसे हम जो है इनकी ऊंचाई पर जाते हैं तो जलवायु ठंडी होती चली जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं। बर्फ की नदियां जो हमेशा ही फ्रीज हो रहती हैं, वो हमेशा ही जमी रहती हैं, उनको बोलते हैं हम हिमानी। हिमानी मतलब इसको बोलते हैं हम ग्लेशियर, ग्लेशियर्स बोलते हैं इनको हम, ठीक है। तो ये ग्लेशियर्स होते हैं, हिमानी बोलते हैं इनको हिंदी में। तो बर्फ की नदियाँ होती हैं। यहाँ कुछ पर्वत ऐसे भी हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। समुद्र के भीतर भी होते हैं पर्वत जिनको हम नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल जो होता है खड़ी ढाल वाला होता है, कृषि योग्य वहाँ पर भूमि नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ स्थायी निवास नहीं हो पाता लोगों का। इससे आगे देखते हैं, पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, इनको बोलते हैं श्रृंखला, इसे हम बोलते हैं श्रृंखला। तो एक रेखा के क्रम में भी हो सकते हैं ये जो पर्वत हैं, तो इनको हम जो श्रृंखला बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, रेंज। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के रूप में भी होते हैं। समानांतर श्रृंखला, एक श्रृंखला चली गई, जैसे एक श्रृंखला चली गई, एक चेन इनकी रेंज, और एक दूसरी वो चली गई, तो इस तरह से समानांतर श्रृंखलाओं के रूप में भी होते हैं, और ये सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। तो अब इनमें क्या होता है कि बहुत से पर्वत, ये बता दिया। इसके बाद सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स और एंडीज पर्वत जो हैं, ये हिमालय तो हमारा एशिया का हो गया, और जो आल्प्स है ये हमारा यूरोप का हो गया, और जो एंडीज है वो दक्षिण अमेरिका का हो गया। एंडीज रॉकीज के बारे में मैंने बताया था एक वीडियो में, स्टार्टिंग में बनाई थी मैंने, तो वो एंडीज और रॉकीज के बारे में बता दिया। रॉकीज होता है हमारा उत्तरी अमेरिका का। तो ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो पर्वतों की ऊंचाई और आकार में जो होती है वो भिन्नता होती है। अब इसमें देखते हैं पर्वत जो होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। पर्वत जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे वलित पर्वत, और दूसरे होते हैं भ्रंशोत पर्वत, और तीसरे होते हैं ज्वालामुखी पर्वत। तो वलित पर्वत जो होते हैं ये होते हैं फोल्ड माउंटेन्स, ये होते हैं हमारे फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड। और भ्रंशोत पर्वत जो होते हैं ये होते हैं हमारे ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन होते हैं। और अगले जो होते हैं हमारे होते हैं ज्वालामुखी पर्वत, ये वोल्केनिक होते हैं, ये वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत। तो अब हम वन बाय वन इनके बारे में भी देखते हैं कि कौन से वोल्केनिक होते हैं, कौन से फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। तो अब इनको देखते हैं। हिमालय
तथा आल्प्स, ये वलित पर्वत हैं, हिमालय और आल्प्स, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ और शिखर शंक्वाकार है। इनका जो शिखर होता है वो शंक्वाकार होता है, और ये कैसे होते हैं, इनकी जो सतह है वो होती है उबड़ खाबड़। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। अपर्दन मतलब जानते हो, इरोजन मतलब अपर्दन, उसका कटाव हो जाना, उसका जो लगातार घिस जाना उसका, तो उसकी वजह से ये जो है नीची हो गई है। अच्छा, तो अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन, उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत, ये हमें गोलाकार दिखाई देते हैं, और इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत है, ये बहुत पुराने हैं, लेकिन अरावली जो है सबसे अधिक पुराना है हमारा। इसके बाद जब बहुत बड़ा भाग टूटता है, जब बहुत बड़ा भाग टूटता, अब हम देखते हैं ब्रह्मशोत्थ पर्वत के बारे में। ब्रह्मशोत्थ पर्वत का मतलब है ब्लॉक माउंटेन्स। जब बहुत बड़ा भाग टूटता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब ब्रह्मशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हार्स्ट बोलते हैं, और नीचे धसे हुए खंडों को हम बोलते हैं द्रोणिका भ्रंश या ग्रावेन बोला जाता है इसको। यूरोप की जो राइन घाटी है और वॉस्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। अब देखते हैं इसको, ये रहा, ये हमारा है ब्रह्मशोत्थ पर्वत। तो ब्रह्मशोत्थ पर्वत क्या होता है कि एक बहुत बड़ा भूखंड जब टूटता है तो उसमें जो होता है कि आसपास ये ऊंचा हो जाता है, ये वाला पार्ट इसका ऊंचा है, इसको उत्खंड भ्रंश या हॉर्स्ट बोलते हैं। और नीचे जो है, जो नीचे धसा हुआ भाग है ये वाला, ये द्रोणिका भ्रंश होता है, द्रोणिका भ्रंश, ग्रेबेन बोला जाता है इसको। तो ज्वालामुखी पर्वत के बारे में अब देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या आया हमारा, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी जो पर्वत है वो ज्वालामुखी प्रक्रियाओं, ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। जो ज्वालामुखी फटते हैं उसकी वजह से ये बनते हैं। अब इसका जो एग्जाम्पल है, अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो है और जापान का फ्यूजियामा पर्वत जो है, वो इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हो गए। इससे नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि पर्वतों के थोड़े से लाभ देख लेते हैं। पर्वत बहुत ही लाभदायक होते हैं, जो पर्वत हैं हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होते हैं। तो इनमें क्या होता है, पर्वत जो है जल के संग्रहगार होते हैं, जल का स्टोरेज होता है वहाँ पे। बहुत सी नदियों को का जो स्रोत है पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। पर्वतों में जो स्थित जो हिमानियाँ हैं मतलब ग्लेशियर्स हैं, वहाँ पर नदियों का स्रोत होता है, नदियाँ वहाँ से निकलती हैं हमारी, इनका स्रोत ही वहाँ का जल है। तो वो जो जलाशय है वहाँ के, इन जलाशयों के जल को लोगों तक पहुँचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग किस किस काम में आता देखते हैं। सिंचाई, पन बिजली मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पन बिजली का मतलब हो गया हमारा हाइड्रो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी ये थोड़ा वैसे हो गया। अब इसको निकालते हैं मैदान, ये वहीं पहुंचाता हूँ मैं इसको। हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मैं लिख रहा था, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है। जो पन बिजली होती है हमारी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं उसको। तो पन बिजली बनाने में भी इसका प्रयोग होता है, पर्वतों के जल का प्रयोग। अब इसके बाद में अब आगे देखते हैं हम, नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। नदी की जो घाटियों में हम बहुत अच्छी मतलब खेती भी करते हैं, खेती का भी साधन होता है वहाँ पे। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ, इनको जो बोलते हैं हम फ्लोरा, जो वनस्पतियाँ, और उसको बोलते हैं फौना, FAUNA, फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा वनस्पति जात को बोलते हैं और जंतु जात को बोलते हैं फौना।
फ्लोरा एंड फौना, अलग अलग तरह के वनस्पति और जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? ईंधन, चारा, आश्रय, रहने सहने के लिए, और दूसरे उत्पाद जैसे प्रोडक्ट और मिलते हैं, गोंद है, रेजिन है, ये सब प्राप्त होते हैं हमें। सैलानियों जो टूरिस्ट हैं उनके लिए पर्वतीय भाग बहुत उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। जो उनकी जो ब्यूटी है माउंटेन्स की, उसको देखने के लिए वहाँ की यात्रा करते हैं। और वहाँ पे पर्वतों में, पहाड़ों में बहुत सारे गेम हमारे जो होते हैं, खेल हैं बहुत सारे, तो वो प्रचलित हैं। क्या है? जैसे पैराग्लाइडिंग है, हैंग ग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है, और स्कीइंग। तो कुछ प्रचलित वहाँ के खेल हैं। तो इस तरह से अब हमने इसको, इसमें पर्वत तक पूरा कर लिया है इसको। तो अब आप ये देखना कि हमारे इसमें बहुत सारी टर्म्स ऐसी आई हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे आए हैं कि जो हम डायरेक्ट ही बड़ी बड़ी किताबें लेकर और यूपीएससी की तैयारी करने लग जाएं, तो उनमें इन चीज़ों के बारे में, उसमें इनके अर्थ नहीं दिए जाएंगे। इस तरह की उनके अर्थ उसमें नहीं मिलेंगे। जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हमने समझा नदी मुहाना, जल संधि, जलडमरू क्या होता है, वितरिका क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ये बेसिन वगैरह जो होती है, घाटी, ये सब क्या होता है, ये छोटी मोटी बात है। पठार पर्वत, ये तो उसमें नहीं बताया जाएगा। हम बृहस्पति पर्वत कह दिया, लेकिन बृहस्पति पर्वत क्या होता है उसके बारे में नहीं बताया जाएगा। तो इसलिए हमने इस एनसीईआरटी को शुरू किया है। तो एनसीईआरटी में तो मैंने सोचा है कि लाइन वाइज बताया जाए। तो पूरा हमने लाइन वाइज इसको समझा। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें पठार और मैदान के बारे में समझेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।